गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सी ए ममता एंड आज हम करेंगे हमारा क्लास 12 का टॉपिक बिजनेस स्टडी का फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए मतलब क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का कि हम अपने फाइनेंस को कैसे प्लान करके चले जिससे हम अपने बिजनेस गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। कि हम कहाँ से हमें अपने फंड्स लेने हैं, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, वो किस तरीके से हम इन्वेस्ट करें कि हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, कि हमें कितना फंड्स चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने फंड्स की ज़रूरत है। देन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि हम कहाँ से वो फंड्स प्रोक्योर करें, कहाँ से हम उस फंड को रेज करें। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। थर्ड वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ताकि हम उन फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि हम उन फंड्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ से फंड्स को, कितनी हमें फंड्स चाहिए, कि हमें कितना फंड चाहिए, कहाँ से हम उस फंड को रेज करें और कैसे हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके चले ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके और कम से कम हमारी कॉस्ट आए। तो देखिए इसका जो प्रोसेस रहेगा, इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है, इसकी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हमें कौन कौन से स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ेगा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको फंड चाहिए ही क्यों। फर्स्ट वन इज योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, आपको किस चीज़ के लिए फंड चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको शॉर्ट टर्म फंड चाहिए या लॉन्ग टर्म नीड्स हैं आपकी। मीन्स आपको वर्किंग कैपिटल के लिए फंड चाहिए या फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको फंड चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें फंड्स की ज़रूरत क्यों है और हमें कौन से फंड चाहिए, शॉर्ट टर्म रेज करने हैं या हमें लॉन्ग टर्म फंड रेज करने हैं। शॉर्ट टर्म जो हमारे फंड्स होते हैं वो वर्किंग कैपिटल के लिए हमें चाहिए होते हैं और जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स के लिए हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को डिसाइड करना कि हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ क्या रहेंगी। देखिए फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में हम बहुत तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं, फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी या कोई क्रेडिट पॉलिसी कि हमें क्रेडिट पे सेल करना है एंड सो ऑन। हम डिफरेंट तरीके के हमारी पॉलिसीज़ को डिसाइड करते हैं। कि जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी, कितना आपको डिविडेंड देना है या कितना प्रॉफिट आपको रिटेन करके रखना है। क्रेडिट पॉलिसी, कितना आपको क्रेडिट पे सेल करना है। फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी एंड सो ऑन। उसके बाद पॉलिसी बनाने के बाद हमें क्या देखने होते हैं, अपने फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, कि हमारे फाइनेंशियल प्रोसीजर्स क्या रहेंगे। देखिए फाइनेंशियल प्रोसीजर जो होते हैं वो हमारी पॉलिसीज़ को ही डिफाइन करते हैं बट स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पॉलिसी में देखिए आपने ये बोल दिया कि हम कितनी हमारी सेल ऐसी होगी जो हम क्रेडिट पे सेल करेंगे, वो है आपकी क्रेडिट पॉलिसी, कि हमारी सेल का इतना % हम क्रेडिट पे सेल करेंगे। बट उसके लिए हमारा प्रोसीजर क्या होगा वो हमें बताएगा हमारा फाइनेंशियल प्रोसीजर, उसके लिए हमारे स्टेप्स क्या होंगे वो बताएगा फाइनेंशियल प्रोसीजर। एग्जाम्पल लीजिए कि आपने एग्जाम्पल ये कि आपको क्रेडिट में क्या करना है, सेल करना है। से कि आपको 40% जो आपकी सेल होगी वो क्रेडिट में सेल होगी, ये क्या आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी है। बट फाइनेंशियल प्रोसीजर आगे क्या बताएगा, इसके लिए फर्दर मेरे पास स्टेप्स क्या क्या होंगे। मान लीजिए कि आपने क्रेडिट में सेल तो कर दिया, अब वो आपका जो डेटर है वो आपको टाइम पे नहीं करना, तो उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स लोगे। सबसे पहले आप उसको एक जेंटल रिमाइंडर भेजोगे, देन आप उसको एक फ़ोन कॉल करोगे कि हाँ जी आपकी पेमेंट ड्यू हो चुकी है। फिर भी अगर वो आपको पेमेंट नहीं करता है आप पर्सनली विजिट करोगे उसके बाद, बट अगर फिर भी आपको वो पे नहीं करता है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट लीगल
एक्शन लेना पड़ेगा। तो पॉलिसी ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मेरी क्रेडिट सेल होगी सिर्फ 40%, बट फाइनेंशियल प्रोसीजर ये डिफाइन करेगा कि उस क्रेडिट सेल को करने के बाद या जैसे जैसे आपको सेल करना है तो उसके अंदर आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। इन केस अगर आपका डेटर आपको टाइम पे नहीं करता है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये हमारा बताता है फाइनेंशियल प्रोसीजर। प्रोसीजर्स जो होते हैं वो पॉलिसी को ही क्लियर करते हैं ताकि हम उन्हें बेटर तरीके से समझ पाएँ कि हम अपनी पॉलिसीज़ को। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अभी हमने पढ़ा हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता क्या है, फर्स्ट वन इज टाइमली आपको अपने फंड्स अवेलेबल हो सके। ऐसा ना हो कि आपको फंड्स की ज़रूरत है लेकिन आप फंड रेज नहीं कर पा रहे हो। तो फर्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, कि हम टाइम पे अपने फंड रेज कर पाए। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कि जब भी हमें फंड चाहिए, कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने ना हो कि हमें फंड की जरूरत है बट हम फंड्स को रेज नहीं कर पा रहे। सेकंड क्या होता है कि हमारे पास क्या हो, प्रॉपर बैलेंस हो हमारे फाइनेंस का, प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस, कि हमारे पास क्या हो, प्रॉपर बैलेंस हो। देखिए दोनों चीज़ों को समझिए। आपके पास ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आनी चाहिए कि आपको फंड्स की ज़रूरत है बट आप उसे टाइम पे रेज नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा। प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस, देखिए ना ही तो हमारे पास फाइनेंस जो होता है वो एक्सेस होना चाहिए, ना ही वो मेरे को शॉर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए एक्सेस फंड होंगे तो उससे हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जितनी हमें ज़रूरत ही नहीं है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा भी फंड रखेंगे तो हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। और शॉर्ट तो कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगर शॉर्ट रह जाएंगे आपके फंड तो आप रूटीन में अपने बिजनेस को ठीक से नहीं चला पाओगे। तो ना ही तो आपके फंड शॉर्ट रहने चाहिए और ना ही एक्सेस फंड आपके पास होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कि फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखिए इसकी सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो क्या हुई, टू फेस द इवेंचुअलिटीज, यानी कि कोई भी अगर आपके पास इवेंट आता है तो आप उस इवेंट को फेस कर पाओ। आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेट होने चाहिए कि इस सिचुएशन के अंदर हम फंड यहाँ से रेज कर सकते हैं या फिर किसी और ऑल्टरनेट से हम फंड रेज कर सकते हैं। दैट इज नोन एज टू फेस द इवेंचुअलिटीज। कोई भी इवेंट ऐसा अगर आपके सामने आ जाए तो आपके पास डिफरेंट उसके लिए ऑल्टरनेट्स अवेलेबल होने चाहिए। टू अवॉइड द बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेज, आप इसको बहुत आराम से समझ सकते हो कि बिजनेस में अगर एकदम से कोई हमें लॉस लग गया, कोई शॉक लग गया तो उसके अंदर हमें फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। हमारे पास इतना फाइनेंशियल प्लान होके हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। टू अवॉइड द बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेस, ताकि अगर ऐसे ही सडनली हमें कोई भी लॉस हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा उससे लॉस ना हो। ये हम कैसे कर सकते हैं, बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग को करके। हेल्प इन द कोऑर्डिनेशन, थर्ड वन इज हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। देखिए किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, सेल का डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, स्टॉक डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। तो इन डिपार्टमेंट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन भी होगा वो भी कैसे कर सकते हो, बेटर कोऑर्डिनेशन फाइनेंशियल प्लानिंग की, कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितने फंड की ज़रूरत है, ना ही वहाँ पे फंड कम रहे ना ही वहाँ पे फंड एक्सेस में रहे आपके पास। उसके बाद होता है हेल्प्स इन अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ फाइनेंस, जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास वेस्टेज नहीं होनी चाहिए फाइनेंस की। ऑफ फाइनेंस की, ऐसा ना हो कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा फाइनेंस अवेलेबल है तो वो क्या होता है, वेस्टेज ही होता है फाइनेंस का। उसके बाद आता है टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। देखिए जब भी आप कोई भी प्लानिंग करते हो
लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या आप क्या करते हो, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में प्रॉपर प्लानिंग को करके चलते हो। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग तो हम कर ही किस लिए रही है, जो आज की सिचुएशन है और जो बेटर जो हमारा फ्यूचर होगा उसको हम बेटर सिचुएशंस वहाँ पे हमारे पास रहें, इसी के लिए तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। तो कोई भी जो प्लानिंग होती है वो होती ही क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए होती है। उसके बाद क्या रहता है, टू लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, टू लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। हमने अपनी लास्ट क्लास में दोनों डिसीजंस को देखा था। तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो क्या इन दोनों के बीच में लिंक बनाती है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ से हमें फंड्स को रेज करना है, वो सब भी हमें फाइनेंशियल प्लानिंग से ही समझने को मिलता है। तो ये क्या करती है, लिंक बनाती है इन्वेस्टमेंट के अंदर एंड फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर। उसके बाद होता है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल प्लानिंग में देखिए हम क्या करते हैं, अपने कुछ ना कुछ हम लोग स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करते हैं। हमने क्या किया, अपने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए कि हाँ जी इस चीज़ की कॉस्ट इतनी आनी चाहिए या इस टाइम पे इस पीरियड में हमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए, और एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, और अगर वो रिजल्ट अगर एडवर्स रिजल्ट है तो हम उनको नेक्स्ट टाइम बेटर करने की सोचेंगे, और अगर बेटर है तो और भी ज़्यादा बेटर करने के बारे में हम सोचेंगे। ये होता है फाइनेंशियल कंट्रोल, जहाँ पे आप ओरिजिनल रिजल्ट्स को कंपेयर करते हो आपके प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के साथ, और उसके अंदर अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो तो उसके रीजंस फाइंड आउट करते हो एंड बेटर करने के बारे में सोचते हो। दैट इज नोन एज फाइनेंशियल कंट्रोल। तो फाइनेंशियल प्लानिंग देखिए होती क्या है कि हमें कहाँ से फंड को रेज करना है, कहाँ पे उसे इन्वेस्ट करना है, और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारे फंड्स हमें टाइम पे अवेलेबल हो और प्रॉपर उनके बीच में बैलेंस हो, ना ही तो फंड शॉर्ट रहे ना ही फंड्स हमारे पास एक्सेस रहे। उसके बाद हमने देखा है इसकी इंपॉर्टेंस टू फेस द इवेंचुअलिटीज, ताकि कोई भी इवेंट अगर आपके सामने आए तो उस इवेंट में उस बिजनेस सिचुएशन के अंदर आपको फंड कहाँ से रेज करने ये आपको पता होना चाहिए। टू अवॉइड द बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेज, ताकि बिजनेस के अंदर अगर सडनली आपको कोई लॉस हो गया, कोई आपको शॉक लग गया, तो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, वो आप कैसे मैनेज कर सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन करना भी फाइनेंशियल प्लानिंग का ही पार्ट है। इसमें आप ये डिसाइड करते हो कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट हमें है। लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कोई भी प्लानिंग जो होती है वो की इसलिए जाती है कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन को बना पाओ। टू लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन, देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली है क्या, कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है और कहाँ से मुझे फंड को रेज करना है, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इससे क्या हुआ, हमारे दोनों डिसीजन के बीच में क्या होता है, एक प्रॉपर लिंक मेंटेन होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, फाइनेंशियल कंट्रोल करना। फाइनेंशियल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, अपने कुछ स्टैंडर्ड्स को प्री डिफाइन करते हैं कि हाँ जी ये हमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इस चीज़ की हमारे पास इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, और जो एक्चुअल रिजल्ट होते हैं उसको कंपेयर करते हैं एंड बेटर डिसीजन हम लोग इससे ले सकते हैं। तो यहीं पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक छोटा सा टॉपिक था जो रह गया था, और हमने इस क्लास में इसको कवर अप किया है। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।